हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉर्ड कर्जन की विदेश नीति। लॉर्ड कर्जन की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हितों की सुरक्षा करना। तो उसका एकमात्र उद्देश्य जो था वो था कि वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की हितों की सुरक्षा करना चाहता था और वह एशियाई प्रदेशों पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता था। तो वो एशियाई प्रदेशों पर अपना किसी तरह नियंत्रण बनाकर रखना चाहता था जिससे कि वो अन्य कोई शक्ति जो बाकी कोई शक्ति है वो उन पर प्रभाव कायम नहीं कर सके, इसलिए वो पूरा नियंत्रण अपने एशियाई प्रदेशों पर रखना चाहता था। फलतः उसने अग्रगामी विदेश नीति अपनाई और उसकी विदेश नीति का संबंध मुख्यतः कबायली क्षेत्र, अफ़गानिस्तान, फ़ारस तथा तिब्बत से है। तो इन चारों जगहों से उसकी विदेश नीति संबंधित है। तो पहला है कबायली क्षेत्र, दूसरा है अफ़गानिस्तान और फ़ारस तथा तिब्बत। लेकिन जो सबसे प्रमुख क्षेत्र जहाँ पे उसकी विदेश नीति कायम की गई थी वो है कबायली क्षेत्र, अफ़गानिस्तान और फ़ारस। ये तीनों काफ़ी ज़्यादा प्रमुख मानी जाती है। तो हम आगे देखेंगे कर्जन उत्तर पश्चिम सीमा की नीति उसके द्वारा क्या की गई थी। तो सर्वप्रथम कर्जन ने उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित कबायलियों के लिए प्रति अपनी नीति निश्चित की। तो सर्वप्रथम उसने क्या किया कि उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित जो कबायली क्षेत्र जो था वो उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित था, तो वहाँ के लिए उसने अपनी नीति निश्चित की और कबायली सीमांत प्रदेश में बसे हुए थे। तो जो कबायली थे वो सीमांत प्रदेश में बसे हुए थे और ये सदैव अंग्रेज़ी क्षेत्रों पर आक्रमण कर सरकार को क्षति पहुंचाया करते थे। तो जो कबायली क्षेत्र के लोग थे वो क्या करते थे कि वो हमेशा अंग्रेज़ी क्षेत्र पर जाकर सरकार को क्षति पहुंचाया करते थे। और कर्जन ने सीमांत की सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया। तो उसने सीमांत की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा और उसने सोचा कि सबसे पहले मुझे सीमांत की सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना होगा और उसने सैनिक तथा आर्थिक सहायता की मिश्रित नीति का अनुसरण किया। तो उसने सैनिक भी और आर्थिक सहायता के द्वारा उसने एक मिश्रित नीति बनाई जिससे वो सैनिक सहायता भी करेगा और आर्थिक सहायता भी करेगा और इसका अनुसरण किया और सिंधु की ओर लौटो नीति का उसने परित्याग कर दिया। अपनी नीति के अनुसार कर्जन ने अंग्रेज़ी सेना को कबायली क्षेत्र से हटा दिया। तो उसकी नीति के अनुसार ये हुआ कि कर्जन ने अंग्रेज़ी सेना को कबायली क्षेत्र से हटा दिया और अंग्रेज़ी क्षेत्र में उन्हें नियुक्त कर दिया। समूचे प्रांत में रेल एवं सड़कों का निर्माण एवं विस्तार किया गया। तो समूचे प्रांत में उसने क्या किया कि रेल का, सड़कों का निर्माण करवाया और उसका विस्तार करवाया। उसने कबायलियों को यह आश्वासन दिया कि जब तक कबायली शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे भारत सरकार उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो उन कबायलियों को ये आश्वासन दिया गया लॉर्ड कर्जन द्वारा कि उसने कबायलियों को यह आश्वासन दिया कि जब तक वो शांतिपूर्ण तरीके से नहीं रहेंगे तब तक भारत सरकार उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता रहेगा, क्योंकि हमेशा कबायली जो थे वो हमेशा अंग्रेज़ी क्षेत्रों में जाकर या फिर अंग्रेज़ी सरकार को हानि पहुंचाते रहते थे। इसलिए उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि या तो आप शांतिपूर्ण नीति अपनाइए, नहीं तो हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते रहेंगे। प्रशासनिक सुविधा के लिए कर्जन ने सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र को पंजाब से अलग कर दिया। तो उसने अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए कर्जन ने सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र को पंजाब से अलग कर दिया और उसने वजह क्या बताई कि वो इस तरह इसलिए कर रहा है क्योंकि वो प्रशासनिक सुविधा के लिए उसने ऐसा किया है। तो इसका नाम उत्तर पश्चिमी क्षेत्र सीमा प्रांत रखा गया। तो इसके बाद क्या होता है कि जब सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र को पंजाब से अलग कर दिया जाता है तो इसका नाम बदलकर क्या रखा जाता है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र सीमा प्रांत रखा जाता है और इसका प्रशासन चीफ कमिश्नर को सौंपा गया।
मतलब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का जो प्रशासन था वो चीफ कमिश्नर को सौंपा जाता है और पुराने उत्तर पश्चिमी प्रांत से अवध एवं आगरा को अलग कर संयुक्त प्रांत कायम किया जाता है। तो पुराने उत्तर पश्चिमी प्रांत में जो अवध और आगरा क्षेत्र थे उन्हें उन प्रांतों को अलग कर दिया जाता है और संयुक्त प्रांत कायम किया जाता है। कबायली क्षेत्र में युद्ध के सामानों के निर्यात को नियंत्रित किया जाता है। तो कबायली क्षेत्र में जितने भी युद्ध के सामान थे उसका जो निर्यात होता था उसको नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन द्वारा। इस क्षेत्र के आसपास कबायलियों की गतिविधियों पर भी नज़र रखने के लिए अंग्रेज़ी सेना भी अच्छी संख्या में रखी गई थी। तो इस क्षेत्र में आसपास के जितने भी कबायली थे उनकी गतिविधियों पर, मतलब वो क्या कर रहे हैं, उनका अगला कदम क्या होने वाला है, गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए अंग्रेज़ी सेना भी अच्छी संख्या में वहाँ पे रखी गई थी ताकि वो कबायली कुछ हानि ना पहुँचा सके अंग्रेज़ी सरकार को। कबायली नेताओं को अपने पक्ष में करने के लिए आर्थिक सहायता भी कर्जन ने दी। तो कबायली नेताओं को भी लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए आर्थिक सहायता भी उन्हें दी ताकि वो उनकी तरफ हो जाए और कबायली क्षेत्र में शांति स्थापित हो जाए। उसके इन कार्यों के स्वरूप कबायली क्षेत्र में शांति स्थापित हो गई। तो इसके द्वारा इतने सारे उपायों के द्वारा उसने आखिरकार कबायली क्षेत्र में शांति स्थापित कर दी। और जैसे कबायली हमेशा हानि पहुंचाते थे अंग्रेज़ सरकार को, उसने उस पर भी रोक लगा दिया और उसने आर्थिक सहायता का लोभ दिखाकर उसने नेताओं को भी अपने पक्ष में कर लिया। तो ये थी कर्जन की कबायली क्षेत्र की नीति जहाँ पे उसने अपनी विदेश नीति अपनाया उसने। अब हम देखेंगे अफ़गानिस्तान की नीति। अब कर्जन ने अफ़गानिस्तान से संबंध अपने अच्छे किए। तो कर्जन अफ़गानिस्तान के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता था। लॉर्ड एलिगन के शासनकाल में अफ़गानिस्तान के शासक अब्दुल रहमान पर अंग्रेज़ों ने अपने विरुद्ध अफ़गानों को भड़काने का आरोप लगाया था। तो उसने अफ़गानिस्तान के साथ भी एक मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने का उसने यही सोचा कि मैं इस क्षेत्र में भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाऊंगा और उसके बाद मैं आगे प्रगति करता जाऊंगा। लेकिन उससे पहले लॉर्ड एलिगन के शासनकाल में अफ़गानिस्तान के जो शासक थे अब्दुल रहमान, उनका अंग्रेज़ों ने अपने विरुद्ध अफ़गानों को भड़काने का आरोप लगाया था। तो जो पहले के शासक थे अब्दुल रहमान, उन पर अंग्रेज़ों ने अपने विरुद्ध अफ़गानों को भड़काने का एक आरोप लगाया था। परंतु कर्जन ने क्या किया कि मित्रवत संबंध ही उसने बनाए रखा। उसने इसी में अपनी विदेश नीति की पूर्ति को होता हुआ देखा, इसलिए उसने क्या किया कि अफ़गानिस्तान से उसने अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश की। 1901 ईस्वी में अब्दुल रहमान की मृत्यु के पश्चात हबीबुल्लाह राजा बना। तो 1901 ईस्वी में क्या होता है कि अब्दुल रहमान जो होता है उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात हबीबुल्लाह जो होता है वहाँ का राजा बनता है। और कर्जन चाहता था कि नया शासक अफ़गानिस्तान और अंग्रेज़ी सरकार के मध्य हुई पुरानी संधि की पुष्टि करे। तो जब हबीबुल्लाह वहाँ का राजा बनता है तो कर्जन ये चाहता था कि पुराने शासक से जो संधियाँ की गई थी वो नया शासक भी उसकी पूर्ति करे। तो जो उनके मध्य पुरानी संधि हुई थी उसकी पुष्टि करने के लिए किसे कहा जाता है? नए शासक। और नया शासक कौन था? हबीबुल्लाह। और हबीबुल्लाह ने क्या किया कि इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया, उसने मना कर दिया इस प्रस्ताव के लिए और फलतः दोनों के बीच मनमुटाव हो जाता है और कर्जन ने अफ़गानिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता भी उसने बंद कर दी। तो कर्जन जो अफ़गानिस्तान को आर्थिक सहायता दे रहा था ताकि वो मैत्रीपूर्ण संबंध बना सके, तो उसने क्या किया कि जब हबीबुल्लाह ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया तो उसने क्या किया कि अफ़गानिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता भी उसने बंद कर दी। 1904 ईस्वी में कर्जन की अनुपस्थिति में लॉर्ड एम्पथील जो थे उन्होंने क्या किया कि हबीबुल्लाह से पुनः संबंध सुधार लिया और उसे आर्थिक
सहायता देना प्रारंभ कर दिया। तो ये थी अफ़गानिस्तान से संबंध, ये भी उसकी एक विदेश नीति का हिस्सा थी। अफ़गानिस्तान से संबंध ये भी प्रमुख मानी जाती है। अब हम आगे देखेंगे कि फ़ारस के खाड़ी के क्षेत्रों में उसके संबंध कैसे रहे और उसने वहाँ पर कैसे अपनी विदेश नीति को लागू किया। खाड़ी क्षेत्र नीति। लॉर्ड कर्जन ने फ़ारस की खाड़ी में भी अंग्रेज़ी हितों की सुरक्षा की और इस क्षेत्र में अंग्रेज़ी दिलचस्पी 17वीं शताब्दी से ही थी। तो लॉर्ड कर्जन ने फ़ारस की खाड़ी में भी अंग्रेज़ी हितों की सुरक्षा की और इस क्षेत्र में अंग्रेज़ी की जो दिलचस्पी रही थी वो 17वीं शताब्दी से ही रही थी। फलतः उन्होंने अनेक इलाकों पर अपना अधिकार कायम कर लिया, समुद्री डाकुओं का आतंक समाप्त किया, अरब सरदारों के झगड़ों में मध्यस्थता की भूमिका निभाई और अदन से बलूचिस्तान तक के क्षेत्र में शांति एवं सुव्यवस्था कायम की। तो पहले से ही अंग्रेज़ों की दिलचस्पी खाड़ी क्षेत्र में थी और उन्होंने अपना अधिकार भी कायम किया और उन्होंने समुद्री डाकुओं का आतंक भी वहाँ से समाप्त कर दिया, अरब सरदारों के झगड़ों में मध्यस्थता की भूमिका भी निभाई और अदन से बलूचिस्तान तक के क्षेत्र में उन्होंने शांति एवं सुव्यवस्था को कायम किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रूस, फ्रांस, जर्मनी एवं तुर्की की भी दिलचस्पी इस प्रदेश में बढ़ जाती है और इससे अंग्रेज़ों के हितों को खतरा हो जाता है और कर्जन ने अंग्रेज़ी स्वार्थों की रक्षा का उपाय बनाया। तो 19वीं शताब्दी में क्या होता है कि रूस, फ्रांस, जर्मनी एवं तुर्की की भी दिलचस्पी खाड़ी के क्षेत्रों में बढ़ जाती है और इससे अंग्रेज़ों के हितों को खतरा हो जाता है और उसके लिए कर्जन ने क्या किया, उसने अपने अंग्रेज़ी स्वार्थों की रक्षा के लिए भी उपाय बनाए। और इसी बीच 1898 ईस्वी में मस्कट के फ्रांसीसी काउंसिल ने ओमान के सुल्तान से जिस्सा नामक स्थान पर एक कोयला स्टेशन के रूप में हासिल कर लिया। तो इसी बीच क्या होता है कि 1898 ईस्वी में मस्कट के जो फ्रांसीसी काउंसिल रहती है उन्होंने ओमान के सुल्तान से जिस्सा नामक स्थान पर एक कोयला स्टेशन के रूप में उसे हासिल कर लेते हैं। और ओमान की जो सरकार रहती है वो ओमान की जो सरकार रहती है जिन्होंने फ्रांसीसी काउंसिल को दिया था कोयला स्टेशन बनाने के लिए, उन्हें दिया था जगह, क्षेत्र दिया था। तो ओमान की सरकार को कर्जन ने क्या किया कि उन्हें धमकी दी और वह फ्रांसीसियों को दी गई सुविधाओं को वापस लेने के लिए अन्यथा सैनिक कार्यवाही की जाएगी, इसके लिए उसे धमकी दिया जाता है। किसके द्वारा? कर्जन ने किसे धमकी दी? ओमान को, क्योंकि ओमान ने क्या किया था कि फ्रांसीसियों को उसने एक जिस्सा नामक स्थान पर कोयला स्टेशन हासिल करने की अनुमति दे दी थी, जिसका कर्जन पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है। और उसने धमकी दिया ओमान की सरकार को कि अगर वो उन सुविधाओं को वापस नहीं लेता है तो वहाँ पर सैनिक कार्यवाही की जाएगी। और उसने कर्नल मिड के अधीन एक अंग्रेज़ी युद्धपोत को भी ओमान में भेज दिया और बात यह होकर सुल्तान को फ्रांस को दी गई रियासतों को वापस लेना पड़ता है। और इसी प्रकार कर्जन की नीतियों के फलस्वरूप फ़ारस की खाड़ी क्षेत्र में अंग्रेज़ी प्रभाव अक्षुण्ण रूप से कायम हो जाता है। तो इस तरह खाड़ी के क्षेत्र में भी किस तरह कर्जन ने अपनी विदेश नीति का लागू करते हुए फ्रांसीसियों को भी आने नहीं दिया और उसने ओमान की सरकार को धमकी देते हुए ये कहा कि वो किसी भी अन्य यूरोपियन शक्तियों को वहाँ पर प्रवेश करने ना दे और वहाँ पर अपना पूरी फ़ारस की खाड़ी में अपना पूरा प्रभाव वहाँ पे बना लिया। अब मैं आपको कुछ तिब्बत के बारे में भी बताना चाहूँगी। तिब्बत के क्षेत्र में उसने कैसी विदेश नीति लागू की। तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में तिब्बत की जो स्थिति थी वो बहुत ही गंभीर हो गई थी और इसके कारण क्या थे? तो इसके कारण थे कि तिब्बत के जो लोग थे वो चीन के प्रभुत्व से मुक्ति पाने के लिए आतुर हो रहे थे। तो वो चीन के प्रभुत्व से मुक्ति पाना चाहते थे और रूस के जो प्रभाव है उसका स्वागत करने के लिए उद्यत थे तिब्बत के लोग। तो द्वितीय कारण ये था कि इस समय दलाई लामा बालिग हो चुका था एवं शासन की बागडोर स्वयं चला रहा था। तो उस टाइम जो दलाई लामा थे वो भी बालिग हो चुके थे और उन्होंने वहाँ के शासन की बागडोर के लिए स्वयं
वो चला रहे थे और वह अपने भूतपूर्व रूसी शिक्षक एवं संरक्षक जोसेफ से बहुत प्रभावित भी थे। तो 1898 ईस्वी में दलाई लामा ने उसे रूस में ज़ार के पास भेजा था और उसने 1900 ईस्वी तथा 1901 ईस्वी में भी रूस के ज़ार से भेंट की थी। और लॉर्ड कर्जन को इस बात की शंका हुई कि रूसी प्रभाव तिब्बत पे छा जाएगा। तो अब लॉर्ड कर्जन को क्या होता है कि उसे वो सोचने लगता है कि अब रूस का प्रभाव तिब्बत पर छा जाएगा। और रूस के विदेश मंत्री ने रूस के विदेश मंत्री जो होते हैं उन्होंने ब्रिटिश राजदूत को भी आश्वासन दिया था कि जोसेफ की यात्राओं का कोई राजनीतिक महत्व नहीं है। उसकी रूस यात्रा का उद्देश्य क्या था? धार्मिक था। परंतु इतने से भारत सरकार का जो संदेह रहता है, जो लॉर्ड कर्जन का संदेह रहता है, वो दूर नहीं होता है। और लॉर्ड कर्जन ने यंग हस्बैंड अपने साथ एक सेना लेते गया। तो लॉर्ड कर्जन क्या करता है कि वो अपनी एक सेना यंग हस्बैंड को लेकर जाता है और वस्तुतः कर्जन ने तिब्बत के साथ युद्ध करने का भी उसने एक निश्चय कर लिया था। और 1904 ईस्वी में अंग्रेज़ी सेना जो रहती है वो तिब्बत पहुंच जाती है और अंग्रेज़ी सेना ने कई स्थानों में तिब्बती सेना को पराजित किया एवं कई तिब्बती क्षेत्र पर अपना अधिकार उसने कर लिया। किसके माध्यम से? यंग हस्बैंड नामक एक सेना वो साथ लेकर गया था लॉर्ड कर्जन तिब्बत में, ताकि वो तिब्बत को अपने क्षेत्र में ला सके और वहाँ पर विदेश नीति स्थापित कर सके। और अंग्रेज़ी सेना जो रहती है वो तिब्बत की राजधानी लासा तक पहुंच जाती है और दलाई लामा राजधानी छोड़कर पहले ही भाग गए थे, परंतु वह अपना एक प्रतिरोध वहां पर छोड़ गए थे। और उसी के साथ अंग्रेज़ों ने 1904 ईस्वी में उसने संधि कर ली लॉर्ड कर्जन ने, और यह संधि लासा की संधि कहलाती है। तो तिब्बत में जो एक संधि की गई थी उसे लासा की संधि कहा जाता है। और संधि के अनुसार तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध भी स्थापित किए जाते हैं एवं ब्रिटिश एजेंट वहाँ पर रखा जाता है, जिससे वहाँ पर व्यापारिक संबंध स्थापित कर सके। और युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में तिब्बत से 75 लाख रुपए लिए जाते हैं और यह रकम प्रतिवर्ष 1 लाख दिए जाने को थी। तो वो प्रतिवर्ष उन्हें 1 लाख रुपया देना था ताकि वो 75 लाख की पूर्ति कर सके। और जब तक युद्ध क्षतिपूर्ति नहीं हो जाती तब तक सिक्किम तथा भूटान के बीच स्थित तिब्बत की चुम्बी घाटी पर अंग्रेज़ों का अधिकार रहेगा। तो ये कहा जाता है कि जब तक युद्ध की क्षतिपूर्ति नहीं हो जाती है तब तक सिक्किम तथा भूटान के बीच स्थित तिब्बत की जो चुम्बी घाटी है उस पर अंग्रेज़ों का अधिकार रहेगा और किसी विदेशी शक्ति के किसी भी प्रतिनिधि को तिब्बत में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं दी जाएगी। तो इस तरह लॉर्ड कर्जन द्वारा वहाँ पर यंग हस्बैंड जो सेना वो लेकर गया था तिब्बत में अधिकार करने के लिए, उसके द्वारा वहाँ पर वो अपना अधिकार कायम कर लेता है और तिब्बत को क्षतिपूर्ति भरनी पड़ती है। और इस तरह उसने वहाँ पर अपनी विदेशी शक्ति को स्थापित कर लिया। तो ये थी लॉर्ड कर्जन की विदेश नीति। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।